हाय गाइस, मैं हूं तोशिरो और ये फ्राइडे मेरा बहुत अच्छा जा रहा था क्योंकि मेरा काम जल्दी खत्म हो गया था और मेरे पास करने के लिए बहुत कुछ था और बहुत टाइम भी था। तो मैंने सोचा कि यार अच्छा जा रहा है, ऐसा चलता नहीं है। एक काम करते हैं अभी, यार कुछ ऐसा करते हैं कि जिससे मेरा दिन खराब हो जाए। और इस चक्कर में मैं पहुंच गया थिएटर में जाके देखने के लिए कंजर की झंड मेरी जिंदगी, आई मीन करण जौहर की चांद मेरा दिल। और ये मूवी देखने के बाद में मुझे ऐसा लगने लगा था कि मैंने शायद एक रिवैम्प्ड वर्जन देख लिया है स्टूडेंट ऑफ द ईयर का। क्योंकि जिस तरह स्टूडेंट ऑफ द ईयर के अंदर लीड्स होते हैं जो हर तरह की चीज़ें कर रहे होते हैं, कोई बास्केटबॉल खेल रहा है, कोई स्विमिंग कर रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई कोई कुछ ना कुछ करते ही जा रहा है, डांसर है, कोई सिंगर है। उसी तरह इस मूवी के अंदर भी स्टूडेंट्स सब कुछ कर रहे हैं बस पढ़ाई को छोड़ के। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं आपको बताऊंगा मेरे इस रिव्यू में चांद मेरा दिल का। तो ये रिव्यू स्टार्ट करने के पहले मैं ऐसा कहना चाहूँगा कि सिंस ये लक्ष्य की पहली बड़ी कमर्शियल मूवी है, बिग बजट मूवी है और ये प्रोजेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसके लिए, तो मैं पहले इस रिव्यू को स्टार्ट करूँगा अच्छे एस्पेक्ट्स से कि इस मूवी में क्या चीज़ें अच्छी थी। तो स्टार्ट करते हैं अच्छे एस्पेक्ट्स। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं रिव्यू की तरफ। तो ये मूवी की शुरुआत होती है लक्ष्य के कैरेक्टर से, जो कि एक कॉलेज के अंदर एक फ्रेशर है और वो इंडक्शन के टाइम पे अनन्या पांडे के कैरेक्टर का डांस देख लेता है। अब ये इंडक्शन के टाइम पे अनन्या पांडे खुद भी एक फ्रेशर थी उसी सेम कॉलेज के अंदर, लेकिन वो क्यों भरतनाट्यम कर रही थी स्टेज के ऊपर, आई हैव नो क्लू। और भरतनाट्यम तो ठीक है, अभी अनन्या पांडे के कैरेक्टर को ऐसा दिखाया गया है कि वो एक ट्रेंड भरतनाट्यम डांसर है, लेकिन शायद भरतनाट्यम के साथ में उसने और भी कोई दूसरे डांस फॉर्म में ट्रेनिंग ली होगी और इसीलिए उसने सोचा कि इस डांस को फ्यूजन कर देंगे। अभी अगर आपने देखा होगा कि एक बहुत ही पॉपुलर डांसर है हरिणी नाम की, उसके जैसे वीडियोस होते हैं डांस के, बिल्कुल वैसा एक ऐसा ही लग रहा था कि उसके एक वीडियो को उठा के रीमेक कर दिया है बस अनन्या पांडे के साथ में। और उतने अच्छे मूव्स नहीं है अनन्या पांडे के, ना ही भरतनाट्यम में और ना ही जो उसका फ्यूजन जो उसने किया है उसके अंदर। दो बैडली परफॉर्म्ड डांस फॉर्म्स उसने मिला के एक बहुत ही गंदा फ्यूजन बनाया है। और मुझे पता नहीं कि इन्होंने सोचा भी कैसे कि इसको बाहर ये लोग रिलीज कर देंगे तो लोग बोलेंगे अरे वाह क्या डांस किया, लेकिन मूवी के अंदर ऐसा होता है कि लक्ष्य का कैरेक्टर उसको वो गंदा फ्यूजन करते हुए देख के ऐसा फ्लैट हो जाता है उसके ऊपर कि सब कुछ भूल जाता है। अभी उसके तरफ एक तरफा प्यार करने लग जाता है और वो हर चीज करता है जो एक कॉलेज में या एक स्कूल में एक वन साइडेड लवर करता है, जैसे कि उसका पीछा करना, इधर उधर से उसके ग्लांसेस स्टील करना या उसके जैसे सेम कपड़े पहन के आना ताकि लोगों को लगे कि ये लोग कोऑर्डिनेटेड ट्विंस बन के आए हैं। यही करते करते अनन्या पांडे का उसके ऊपर नजर जाता है और इस चक्कर में उन दोनों को प्यार हो जाता है। नाउ यहाँ से स्टार्ट होता है इनका कॉलेज रोमांस। और कॉलेज रोमांस मतलब इनका इतना भद्दा कॉलेज रोमांस और इतना वाहियात, मेरे को तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि कौन से कॉलेज के कौन से स्टूडेंट्स हैं जो इस तरह रोमांस करते हैं कि एक ने दूसरे को मैसेज किया आई जस्ट हग्ड यू और दूसरे ने रिप्लाई हाँ हाँ आई हग्ड यू बैक एंड आई जस्ट किस्ड यू, आई किस्ड यू बैक। अरे भाई तुम लोग रोमांस के नाम पे तो तुम लोगों ने कुछ मूवी के अंदर दिखाया है नहीं, उसके ऊपर से इसमें तुम लोगों ने ये सब भी दिखा दिया कि ये इनका रोमांस है कि मैसेज में लिख दिया आई जस्ट हग्ड यू एंड आई जस्ट हग्ड यू बैक। फिर इनका रोमांस आगे बढ़ता है, पता नहीं कब ये लोग करते हैं ढंग का रोमांस और फिर अनन्या पांडे हो जाती है प्रेग्नेंट और प्रेग्नेंट होने के बाद में उसके ये लोग चले जाते हैं प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करने के लिए डॉक्टर को कंसल्ट करने के लिए और डॉक्टर इनको कंसल्टेशन दे भी देता है। डॉक्टर ने आपका ऑलमोस्ट अबॉर्शन कर दिया था लेकिन आप फिर उधर से भाग गए क्योंकि आपको बच्चा रखना है और आपको डर लग रहा है कि नहीं अबॉर्शन कर दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी वगैरह सब। ठीक है, अभी चलो वो भी तुम लोगों ने कर दिया तो, लेकिन इसमें फिर पेरेंट्स कब इन्वॉल्व होते हैं पता है? पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं क्योंकि अब शादी करने का प्लान कर लिया है और पेरेंट्स को ये लोग जाके बता रहे हैं कि हमको शादी करनी है। बस इसी पार्ट के लिए पेरेंट्स को रखा है कि बस बताना है कि हमको शादी की हम बात कर ही रहे हैं तो इस मूवी में जो सीन है जिसमें वो प्रपोज करता है, इतना स्ट्रेंजली इतना वियर्डली रिटन सीन है वो कि मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि उसको एग्जीक्यूट इन लोगों ने करने का सोचा भी कैसे। क्योंकि उस टाइम पे ऐसा होता है कि ये लोग बैक एंड फोर्थ कर रहे हैं, पहले लक्ष्य के माँ बाप के पास चले गए, अभी अनन्या की माँ के पास जा रहे हैं, बाप नहीं है इसलिए। तो फिर अभी उसके बीच में एक ट्रांजिशन फेज होता है जब ये लोग ट्रेन्स पकड़ रहे होते हैं। जो सिनेमाटोग्राफर है इस मूवी का, उन्होंने बहुत सारे सीन्स में ऐसा कर दिया है कि फ्रेम के बाहर जो मतलब फ्रेम की जो एक
पेरिफेरल विजन होता है उसके बाहर एक नीचे लाइट रख दिया और उस लाइट की बीम को फ्रेम के ऊपर डाल दिया है और बीच में एक सब्जेक्ट खड़ा कर दिया ताकि इल्यूमिनेशन दिखे और ऐसा लगे कि वो कैरेक्टर कितना चमक रहा है। और इतना गंदा इतना बेकार लगता है ना वो पूरा का पूरा पार्ट उनका। एक तो आधी से ज्यादा मूवी में कैरेक्टर्स ऐसे ही दिख रहे हैं, पीछे से लाइट आ रही है और वो इल्यूमिनेट हो रहे हैं, सिलुएट जैसे बनते जा रहे हैं और बिल्कुल भी पहली बात तो कुछ सिग्निफिकेंस ही नहीं रही इस चीज की और दूसरी बात अच्छा भी नहीं लग रहा था। लेकिन ये सब होते होते ट्रेन स्टेशन के बीच में ऐसे शाहरुख खान की तरह पोज देते हुए लक्ष्य अनन्या पांडे को प्रपोज कर देता है जब उसके ऊपर पीछे से लाइट आ रही है और वो पूरा का पूरा इल्यूमिनेट हो रहा है इंद्रदेव की तरह। और अचानक से अनन्या पांडे भी सोचती है हाँ शादी कर लेते हैं और ये अनन्या पांडे उसके ऊपर लीप करती है और वो लोग ट्रेन के स्टेशन के प्लेटफॉर्म के ऊपर। यहाँ से फिर स्टार्ट होता है इनका ये अपेरेंट लव स्टोरी जहाँ पे ये शादी करने वाले हैं और फिर कॉलेज की अनुमति लेते हैं। ये कॉलेज वाले इनको बोलते हैं आपको अलग जाके रहना होगा, लेकिन ये कॉलेज मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा किस तरह का कॉलेज है। यहाँ पे बच्चों को पढ़ाई के अलावा बाकी सब कुछ करना है। कभी ये लोग कॉलेज को डांस हॉल बना देते हैं, कभी ये लोग पार्टी वेन्यू बना देते हैं, कभी वेडिंग वेन्यू बना। एक सीन में तो लिटरली कॉलेज को वेडिंग वेन्यू बना दिया और कॉलेज स्टूडेंट्स को वेडिंग प्लानर। सिंस ये हैदराबाद में बेस्ड है तो आप सोचिए हैदराबाद अभी एस्टैब्लिश करने के लिए लोग क्या करेंगे। ऑब्वियसली एक स्टूडेंट को ये लोगों ने हैदराबादी दिखाने के लिए उसको ऐसे डायलॉग्स दे दिए जो करने होने जाने आने ये सब वोकैबुलरी पे एंड होते होंगे। और उसके अलावा अगर दूसरे सीन में दिखा दो कैरेक्टर्स जो है क्या खाएंगे, बिरयानी। हैदराबाद में तो बिरयानी खाएंगे क्योंकि हैदराबाद में और कुछ तो मिलता ही नहीं है अपेरेंटली। फिर आगे बढ़ती है स्टोरी, इन लोग का होता है झगड़ा और झगड़े के बाद में ये लोग हो जाते हैं सेपरेट। सब कुछ एक साल की टाइमलाइन के अंदर होता है ये सब। ये लोग सेपरेट भी हो गए और अब डिवोर्स के थ्रू जा रहे हैं। वाइल गोइंग थ्रू अ डिवोर्स ये लोग को आइडिया आता है कि ये लोग अपने पुराने घर में मिलते हैं एंड दे स्टार्ट डूइंग अ रोल प्ले ऑफ व्हाट वुड हैव हैपेंड इफ दे वर स्टिल मैरिड एंड स्टिल very much in love and and they were celebrating an anniversary क्योंकि उस दिन anniversary भी थी apparently amid the divorce। सिनेमेटोग्राफी के मामले में मैं ये कहना चाहूंगा कि सिनेमेटोग्राफर देवजीत रे ने ऐसा कोई खास काम नहीं किया है क्योंकि ज्यादातर मूवी में लो शॉट्स का और ये इल्यूमिनेटिंग शॉट्स का बहुत ज्यादा यूज हुआ है। इनफैक्ट खटकने लगी थी ये चीज पूरी की पूरी मूवी के अंदर। एक सीन में तो इन्होंने इतना गंदा एंगल रखा था कि लो शॉट का अनन्या पांडे के ऊपर फोकस था और अनन्या पांडे की नाक का जो छेद था इतना बड़ा दिख रहा था कि ऐसा लग रहा था कि ये डोरेमोन की पॉकेट है और बस कभी भी इसमें से एक गैजेट गिर जाएगा। एक्टिंग की अगर हम बात करें तो सारे के सारे एक्टर्स ने इंक्लूडिंग लक्ष्य ने बहुत ही एवरेज काम किया है और मैं सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटेड था अनन्या पांडे से बिकॉज आई वाज एक्सपेक्टिंग कि ये शायद अनन्या पांडे के रेपर्टोयर का कैरेक्टर है और वो अच्छे से निभा पाएगी, लेकिन अपेरेंटली मैं गलत था इस चीज को लेके। और वो हर कोई इंसान जो ये सोच रहा है कि उन्होंने हम खो गए हम कहाँ या कॉल मी बे में अनन्या पांडे की परफॉर्मेंस को देख के ऐसा सोचा है कि वो शायद एक अच्छी एक्टर है और मे बी शी इज ऑन हर वे टू बिकमिंग गुड, बट ऐसा कुछ नहीं है। शी हैज डन अ बैड जॉब, इक्वली बैड जस्ट एज एवरीबडी एल्स। डायरेक्टर विवेक सोनी जिन्होंने हमको पहले आप जैसा कोई दी थी आर माधवन एंड फातिमा सना शेख के साथ में, वो भी काफी एवरेज मूवी थी, कुछ स्पेशल नहीं था उस मूवी के अंदर। और सिमिलरली इस मूवी के अंदर भी कुछ भी स्पेशल नहीं है, एक बहुत ही बेसिक सी मूवी है। मैं तो इनफैक्ट इस मूवी को एवरेज भी नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि ये सच में उतनी अच्छी नहीं। जब भी करण जौहर की मूवी आती है मैं हर बार ये बात कहता हूँ और हर बार करण जौहर मेरी इस बात को प्रूव करने के लिए एक एक्स्ट्रा माइल चले जाता है। वो है कि करण जौहर को कोई आइडिया नहीं है कि रियल वर्ल्ड किस तरह काम करती है और किस तरह लोग इस दुनिया में स्पेशली द मिडिल क्लास इज सर्वाइविंग और किस तरह स्टूडेंट्स के ऊपर कितना प्रेशर है पढ़ाई करने का। उनके पास नहीं है टाइम ये सब बकचोदियां करने का कि वेडिंग प्लानिंग कर रहे हैं, शादी मना रहे हैं। और एक वो जो लड़की है जिसको अनन्या पांडे की बेस्ट फ्रेंड दिखाया गया है इस मूवी के अंदर, उसको तो ऐसा दिखा दिया है कि ऐसा लग रहा है कि वो उसकी दासी है, उसकी बेस्ट फ्रेंड नहीं है। कि अनन्या पांडे बोलेगी उधर जाओ वो करो तो वो करेगी, अनन्या पांडे बोलेगी इधर आओ ये करो तो वो करेगी। एक सीन में अनन्या पांडे एक परफॉर्मेंस से बाहर आ रही होती है और वो लड़की अनन्या पांडे को एक अपडेट दे रही है कि ये हो रहा है, ये वो हो रहा है और ऐसा ऐसा हुआ है। और अनन्या ओके थैंक यू और फिर चली जाती है अनन्या। मतलब लिटरली एक असिस्टेंट की तरह उसको ट्रीट किया गया है। ये मूवी बिल्कुल भी थिएटर्स में देखने लायक नहीं है, लेकिन अगर आपके पास में बहुत पैसा है, बहुत टाइम है और आपको दोनों चीज़ें बर्बाद करने का बहुत मूड है तो आप बिल्कुल जाइए इस मूवी को देखने के लिए थिएटर में। मैं तो कहता हूँ 2 बार जाइए। लेकिन मैं चला अभी खाना खाने के लिए, करी की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और हम मिलेंगे अगले वीडियो।